हेलो माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग ARK 9 डियर ऑल। हम लोग ऑफ कोर्स चैप्टर सेकंड और कितना लंबा होने वाला है कितना लंबा होने नहीं वाला है एक्चुअली आप लोग जानते हैं, और आपकी प्रिपरेशन भी इसी वजह से अच्छी हो रही है क्योंकि ये सेशंस लिमिटेड पीरियड के लिए बनते हैं, मतलब 40 मिनट्स। ऑलराइट, तो आप उसे अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप पूरे दिन गवर्नेंस ही पढ़ते रहें। ऑलराइट, सो हम लोगों ने 7 पार्ट्स और 8 पार्ट्स लास्ट कंप्लीट किया था और हम लोग 9 पार्ट पर जा रहे हैं। अब समझो ध्यान से मेरी बात को। अगर किसी को लगता है कि सर मैं तो 4-5 पार्ट एक साथ कर सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साथ भी पढ़ सकते हो आप उसको। लेकिन मैं यहाँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न हूं, इसलिए मैं उनको 40-45 मिनट्स का उसी तरह से लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे वो क्लासरूम में लेते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे भी आप जाके कैसे पढ़ते हैं, एंड मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं इसलिए हम थॉरो पढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी भी टीचर के नोट से पढ़ रहे होते तो होता यही कि वो फटाफट से आपको कंप्लीट करा देते और बोलते रहे वाह मजा आ गया, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रेगुलर टेस्ट भी साथ में होता है, इसलिए आपको याद रखिएगा प्रॉपर तरह से गाइड किया जाता है। एनीवेज, रेगुलर टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स याद रखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा होगा अलग से भी डिस्कस कर सकते हो। ऑफ कोर्स डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर अपने नीचे शो हो रहा है, आप अपनी क्वेरीज मुझे बता सकते हो, डेफिनेटली वो एंटरटेन होगी। ऑलराइट, नाउ विदाउट टाइम अब हम लोग का सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। सर, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो कि IRDA ने बताई हुई है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट कमेटी की तरफ जो कि मैंडेटरी है। और जी हाँ, इंश्योरेंस का अगर बिजनेस कर रहे हो या करने वाले हो, आई मीन कंपनी बना के, और जानते हो ना पब्लिक कंपनी बना के ही हो गए इंश्योरेंस बिजनेस, तो ऐसे केस में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का बनाना बहुत ही जरूरी है। सर मतलब आओ देखो, पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं। आप देखो, एक बात समझो, जब भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनेगी इंश्योरेंस में, क्या बनेगी मेरे बच्चों? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। वहां पर ना इसका जो चीफ होगा, वो चीफ रिस्क ऑफिसर होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिस्क, बहुत सारे तरह के रिस्क होते हैं। जैसे यूजुअली अगर देखा जाता है हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। बट एज कंपेयर्ड इन, अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की, तो यहाँ रिस्क बहुत ही अलग अलग तरीके का और वेरियस रिस्क होते हैं। अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिकली कमेटी बनाई जाती है, इसका नाम होता है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑलराइट, ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट कमेटी होगी। यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग या NBFCs में इस तरह की कमेटीज बनाई जाती हैं, और कंपनीज में इस तरह की कमेटी की सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, अब यहाँ क्या होने वाला है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, इसका रोल क्या है, ये ऑल ओवर कंसीडर करेगी कि कौन कौन से रिस्क आपके ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक रिस्क है, या ऑपरेशनल रिस्क है, या हो सकता है नॉन कंप्लायंस का भी रिस्क हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या एक्शन लिए जाएं। तो आप लोग जानते होंगे कि रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। याद होगा मेरे बच्चों को, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर ये एक्चुअली चेक करना कि वो क्वांटिफाई करना कि एक्चुअली वो रिस्क आपके बिजनेस में जो है वो रिस्क एक्चुअली आपके लिए रिस्क है नहीं है। सारी चीजें एग्जाम्पल समझाता हूं, पहले एक छोटी सी रीडिंग समझते हैं। देखो आप, in pursuit of the development of a strong risk management system and mitigation strategies, insurance shall set up a separate risk management committee to implement a company risk management strategy. सर एग्जाम में कैसे लिखूंगा, सर इतना सारा वही तो बता रहा हूँ। सबसे पहले माइंड में लॉजिकली सोच के देखो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या होगा, एक सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनेगा। किस लिए? टू मिटिगेट द रिस्क, टू एसेस द रिस्क, टू आइडेंटिफाई द रिस्क। सारे काम किसके हैं? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन शुड बी अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ CEO। अब छोटा छोटा पॉइंट बनाते जाओगे, अपने में हो जाएगा। किसके सुपरविजन आता है? चीफ रिस्क ऑफिसर विद क्लियरली डिफाइंड रोल। ऑलराइट सर, अब क्या करेगा? मॉनिटर ऑल रिस्क अक्रॉस द वेरियस लाइंस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। सर कौन कौन से हो सकता है? जैसे मर्जर करने जा रहे हैं तो एक्विजिशन कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, तब रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओ माय गॉड सर, सर एक्विजिशन में भी, हाँ आप लोग जानते होंगे, अगर आपने मॉड्यूल 2 पढ़ा है, नहीं तो बेसिक सी बात है, जानते होंगे बात। ऑलराइट, इसके अलावा कंप्लायंस रिस्क को भी लेकर इशू हो सकता है, और सर लीगल इशू भी हो सकता है। क्रेडिट चाहिए सर, पैसा चाहिए, पैसा। लिक्विडिटी को भी लेके हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक्सेसिव क्लेम्स आ जाते हैं। अब एक्सेसिव क्लेम्स आए और एक ड्यूरेशन में उन्हें आपको क्लेम्स को याद रखेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा, एक ऑब्लिगेशन बन जाता है इंश्योरेंस कंपनी का। इन दैट केस व्हाट विल हैपन सर? लिक्विडिटी पे एकदम इंपैक्ट आएगा, कैपिटल पे एकदम इंपैक्ट आएगा। तो सारे रिस्क यहाँ पर मैनेज करने का काम किसका है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का। ऑलराइट, नाउ operating head has direct access to the board.
अब ये क्या होगा, हमने दो बातें सीखी, सेपरेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनेगा जिसका हेड कौन होगा, जिसके हेड ऑफ सुपरविजन किसके अंडर में होगी, चीफ रिस्क ऑफिसर के होगी, एंड ये पर्सन डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नॉट ओनली फोकस ऑन कंप्लायंसेस, सिर्फ काम कंप्लायंसेस नहीं है, focus on adding value to rest of the business. Risk management function should work in the close with the finance department, देखो finance function, but independently assess and evaluate the capital, finance and other operating decisions. क्लोजली वर्क करता है विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट याद रखिएगा इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग का भी प्रोसेस है फॉलो करेगा। अब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का फॉलो का मतलब रिस्क अगर इन्वॉल्व है, जैसे क्रेडिट रिस्क अराइज हो गया, अब क्लेम्स बहुत सारे वेरीफाई करना है, लिक्विडिटी पे इंपैक्ट आ रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत सारा फ्लक्चुएशंस है, इकोनॉमिकली बहुत सारी इनस्टेबिलिटी अराइज हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑलराइट, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आई होप याद होगा। तो ऐसे केसेस में याद रखिएगा, ये बात क्लियर है कि ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो क्लोजली करती है वर्क विद द फाइनेंस, ऑफ कोर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट इंडिपेंडेंटली ये ओवरव्यू भी अपने ऑब्जर्व भी करेगी, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेगी रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। सर कैसे याद होगा, चार बातें याद कराई हैं, अभी क्लियर होगा मेरे बच्चों को। पहला हमने बोला सेपरेट डिपार्टमेंट, दूसरा कौन है हेड इसका, चीफ रिस्क ऑफिसर, तीसरा हमने बात किया किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा, चौथा हमने बोला है क्लोजली फंक्शन करता है विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेता है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट से हो या फिर ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस। अब सर इतने सारे पॉइंट्स में कैसे याद करूंगा, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, एक एक पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे एंड आपको अच्छे समझाएंगे। एंड डू वन थिंग, टेक एन स्क्रीनशॉट, टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा अच्छे से ताकि बाद में इजी रहे याद करना, आप मेंशन भी कर लीजिएगा अपने मॉड्यूल में। अब इस तरह से पढ़ोगे तो इजी रहेगा। देखो कहता है एस्टैब्लिश, अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होगा, एस्टैब्लिश रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड रिकमेंड टू द बोर्ड। ये ओवरऑल पॉलिसी की बात कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम इसको ध्यान से समझें, देखिए एक तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, इसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए रिस्क किस सेंस में हम रिस्क बोल रहे हैं, रिस्क बहुत तरीके का यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिएगा हम जब बोल रहे हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करती है। अब मान लीजिएगा जैसे आपने देखा कि कोविड कंट्री में आया, कोविड आया, और कोविड आने से बहुत सारे लोगों की हेल्थ इंपैक्ट हुई और कई लोगों का डेथ हो गया। अब जिन लोगों ने हेल्थ पॉलिसी ले रखा था, जिन लोगों ने मान लीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा था, अब उनके क्लेम्स आएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास में। ऐसे सिचुएशन में आप समझेगा एक्सेसिव बर्डन आ जाएगा किसके ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसने ऐसी पॉलिसीज अपने पॉलिसी होल्डर्स को दी हैं। अब कोविड के अगर बारे में बात करूं तो कोविड को तो प्रिडिक्शन क्या नहीं किया था कि कोविड आने वाला है, बट इंश्योरेंस कंपनी एज्यूम करते हैं कि ऐसी अगर अनसर्टेनिटी अगर फ्यूचर में अगर अराइज हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। उसके लिए रिस्क के उस रिस्क को मैनेज करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वो कैसे, जैसे कोई भी पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम देता है, उसी प्रीमियम का एक फंड बनता है जिसे हम पूल बोलते हैं, उसी को वो इन्वेस्ट करती है। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है समझो, आपको पता था कोविड आ गया, कोविड से इकोनॉमिक वैसे इंपैक्ट हो रही है, और इंश्योरेंस कंपनी कहां पैसा लगाती है, मार्केट में। मार्केट में किसके पास में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इवन शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती है, डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट करती है, हेजिंग के लिए यूज करती है। अब ऐसी डिफिकल्टी के केस में इकोनॉमी भी पिटी पड़ी है, और ऊपर से क्लेम्स, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कंटिन्यू क्लेम्स आ रहे हैं, सर कैसे करेंगे सर मैनेज। ऐसे किसी के लिए वो अपने याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करती है ताकि वो बैलेंस कर सके ऐसी सिचुएशन में। तो उसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है। अभी एक बार नहीं बनती है, इसे टाइम टू रिव्यू भी करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम जो हमने एक स्पेशल जो कि एक्सपर्टाइज पर्सन है उनकी हमने कमेटी बनाई, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो स्टैब्लिश करिए क्या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ऑलराइट, एंड उसको रिकमेंड कर देगी बोर्ड को, क्योंकि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ऑलराइट ना। सेकंड पॉइंट देखो, ध्यान से देखते हैं आगे, सेट रिस्क टॉलरेंस लिमिट। अब देखिए समझिएगा, रिस्क टॉलरेंस लिमिट हम बोल रहे हैं, देखिए किस तरह के क्लेम्स को ना, क्या देखिए पहली बात तो हमको ये समझना है, जब रिस्क टॉलरेंस लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी की कैपिटल पर कितना इंपैक्ट आएगा अगर मान लीजिएगा
अगर वो एक्सेसिव याद देखिएगा यहाँ पर पॉलिसीज अलॉट करती है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, मान लीजिएगा किसी बड़े प्रोजेक्ट को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और उसका अराउंड जो कॉस्ट है वो लगभग 100 करोड़ का है। अब इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर अदर फैक्टर्स लाइक लिक्विडिटी को देखते हुए, क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, फंड अवेलेबिलिटी को देखते हुए, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए ये देखना पड़ेगा कि वो इस पर्टिकुलर पर्सन को 100 करोड़ का पॉलिसी अकेले ही दे दे या इसके साथ में किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर, जी हाँ, री इंश्योरेंस कर मतलब किसी और कंपनी के साथ मिलकर 100 करोड़ की प्रोटेक्शन दे। तो यहां पर कंपनी डिसाइड करती है अपनी टॉलरेंस लिमिट कि 100 करोड़ तक या सपोज 70 करोड़ तक तो कंपनी अगर क्लेम अराइज हो गया तो पे ऑफ कर देगा, लेकिन अगर बियॉन्ड 70 करोड़ जाता है तो कंपनी उसको ऑफ कोर्स टॉलरेट नहीं कर सकता। इन दैट केस यहां पर यही रिस्क कमेटी सेट करती है क्या, टॉलरेंस लिमिट। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट हमने समझ लिए हैं। पहला हमने समझा सेट द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड रिकमेंड टू बोर्ड। सेकंड हमने पॉइंट समझा क्या है यहां पर, सेट करना रिस्क टॉलरेंस लिमिट। थर्ड आता है हमारे लिए कि क्या होगा, रिव्यू कंपनी रिस्क रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। रिव्यू कंपनी रिस्क रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। सर ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम बोल रहे हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, एक तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क का मतलब सपोज आपने 1 रुपीज इन्वेस्ट करी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इसलिए घबराना मत कि 1 रुपये कौन इन्वेस्ट करेगा, और उसके बदले आपने एक्सपेक्ट किया 5 रुपीज रिटर्न। तो ध्यान से अगर देखें, आपने रिस्क लिया है 1 रुपीज का और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 रुपीज, तो ये क्या कर रिवॉर्ड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी याद रखिएगा इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं तो वो ये कंसीडर करके चलती हैं कि वो कितना रिस्क ले रही हैं अगेंस्ट द रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए भी यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज को क्या ध्यान रखना होता है कि वो इस रिस्क एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस को टाइम चेक करते रहे। फॉर एग्जांपल कैसे, अब मान लीजिएगा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उससे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। शेयर्स मार्केट में अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज इक्विटीज में कर रहा है तो इक्विटीज में कितना रिस्क ले रहा है वो, एंड अगर देखता है वो बड़ी फ्लक्चुएशंस आ रही है मार्केट में, उथल पुथल मचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रिव्यू करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। ऑलराइट सर, 3 हमें पॉइंट याद हो गए। कंसीडर बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द मार्केट। अब ये भी देखना होगा साथ साथ में कि किस तरीके की अदर इंश्योरेंस कंपनीज अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हेजिंग की प्रैक्टिसेस कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लगता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो रहा है, ठीक है, मार्केट में, या ऐसा हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, हाई हो रही है, इन दैट केस वो क्या करेगी, हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगी। तो वो क्या देखेगी कि अदर कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज, वो किस तरीके से इसको याद देखेगा, प्रोटेक्ट करती है किसको, अपने मार्केट के अंदर अपने रिस्क को। 4 पॉइंट क्लियर हुआ हमको। फिर फोर्थ है असिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से देखें। रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये तो हम अच्छे जानते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि टाइम किसको हेल्प करेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन इफेक्टिव ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है क्या वो एक्चुअली उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मान लीजिएगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने रिस्क आइडेंटिफाई किया, एसेस किया एंड उसको मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसके लिए रिकमेंडेशन बोर्ड को दी, देन उसके बाद रखिएगा उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन कर रहा है। तो क्या ये एक्चुअली इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्या करेगी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, किसको करेगी हेल्प, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सेम मेंटेन एग्रीगेट व्यू ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ कंपनी। अब कंपनी की रिस्क प्रोफाइल कैसी हो सकती है, एग्रीगेट अगर बात करें, जैसे मैंने बोला डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, लीगल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क है, ऐसे कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम देखो हमारे पॉइंट में भी देखते हैं इस बात को, देखो देखिए किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, लीगल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। तो इन सब को एग्रीगेट फॉर्म में चेक करना, बात पकड़ में आ रहा है, इन सब रिस्क को एग्रीगेट फॉर्म में देखना। मेंटेन एग्रीगेट व्यू ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ कंपनी। एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क कब अराइज होता है, जब कभी कंपनी मर्जर कर रहा होता है, एक्विजिशन कर रहा होता है,
ऐसे केसेस में कंपनी जब आप देखेगा मर्जर एक्विजिशन कर रहा है तो ये देखता है कि दूसरी कंपनी ने ऐसी कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, कितने पेंडिंग क्लेम्स हैं, कंपनी को कितने पेंडिंग क्लेम्स पे ऑफ करने पड़ेंगे, कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है क्या, ये सारी एस्पेक्ट्स को भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कवर करती है। क्योंकि याद देखेगा मर्जर का मतलब सिर्फ यहाँ नहीं कि किसी कंपनी की यू नो व्हाट ऑन द रिकॉर्ड वो पब्लिकेशन बहुत अच्छा है, बट अगर पता लगता है बाकी चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद में कि कंपनी के ऊपर एक्सेसिव क्लेम्स भी पेंडिंग हैं, एक्सेसिव हाईली रिस्की यू नो व्हाट पॉलिसीज उन्होंने ऑफर की हुई हैं, तो ये भी एक रिस्क है। ऑलराइट सर, इसे बोलेंगे और सर क्या है ना ऑपरेशनल रिस्क। सेकंड, इसके बाद हम बात करते हैं तो ये देखेंगे कि किस तरीके से वो रिस्क आप स्ट्रैटेजी ऑपरेशनल है। ऑलराइट, अब फर्दर देखते हैं रिपोर्ट टू बोर्ड ऑन द रिस्क एक्सपोजर एंड एक्शन टेकन टू मैनेज इट। अब देखो रिपोर्ट टू बोर्ड ऑन द रिस्क एक्सपोजर्स, किस सेक्टर्स में, मतलब इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अगर बात करें या जैसे हम अलग अलग जब कंपनी की प्रोफाइल कंसीडर करते हैं रिस्क से रिलेटेड, जैसे कहा मैंने बोला भी कि रेपुटेशन रिस्क है, इंश्योरेंस रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। ये जब हम लोग अलग अलग रिस्क देख रहे हैं तो कंपनी ने किस हद तक रिस्क ले रखा है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के केस में पता लगा कि बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनी ने यू नो व्हाट सेल की हुई हैं, और अब ये सबसे बड़ा चैलेंज कंपनी सामने आ गया कि भैया अगर फ्यूचर्स में अगर क्लेम करने पड़ गए ड्यूरिंग द कोविड तो कंपनी को क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, तो कितना ज्यादा रिस्क एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर को मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी पॉलिसीज क्या एक्शन लिए गए हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन भी देगी बोर्ड को। रिव्यू solvency positions of the company and regularly update on business continuity, update on business continuity and formulate a fraud monitoring policy and monitor its implementation। ये तो यूजुअली देखिए किसी भी कंपनी में दोनों एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगी रिव्यू सोल्वेंसी पोजीशंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में है ना सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये आता है अगर एक्सेसिव क्लेम्स हो जाए ना बहुत सारे और इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी और अराइज हो जाए तो यूजुअली ये देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर बंद हो जाती हैं, जी हाँ वाइंड अप हो जाती हैं, बैंकरप्सी का जैसा हालत हो जाता है उनका। इसलिए यहाँ पर टाइमली उसकी इंसॉल्वेंसी पोजीशंस को भी कंसीडर किया जाएगा एंड द फॉर्मुलेट करना होगा फ्रॉड मॉनिटरिंग पॉलिसी एंड उसकी इंप्लीमेंटेशन। सॉरी 10 पॉइंट है सर, कैसे याद होंगे मेरे बच्चों, तुम स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से ले लो और याद रखना, मैं फिर बता दूं फटाफट से, ये बहुत यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ऑलराइट चलिए, अब ये सर क्या करना है, छोड़ के जाना है? बिल्कुल नहीं, यही पूरा जो यहाँ बताया हुआ है इसको शॉर्ट फॉर्म में रेडी करके आपको बताया है, तो इसको जब आप रीड करेंगे ना तो आपको यही सारी बातें मिलेंगी। क्लियर है? ऑलराइट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा तो फिर ऑफ कोर्स द ARK इज अवेलेबल। ARK 9 के व्हाट्सएप पे पूछिए, इज आराम से पूछेगा, चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। ये बेसिकली जो भी री इंश्योरेंस कंपनीज या फॉरेन कंपनी की जो ब्रांचेस इंडिया में होती हैं उनको नहीं बनानी पड़ती है पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। मतलब सर री इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं बनाना है बट बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को बनाना पड़ेगा। बोला क्या? पॉलिसी प्रोटेक्शन। अच्छा सर, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, इसके लिए ना IRDA ने डिफरेंट कुछ रेगुलेशंस भी प्रोवाइड किए। जैसे ही बात करते हैं, कहता है अडॉप्शन ऑफ साउंड एंड हेल्थी मार्केट प्रैक्टिसेस, the term of sale, marketing, advertisements, promotion, publicity, redressal of customer grievances and the consumer awareness and education is essential। ये बातों से सिंपल सी बात बता दी कि भैया ये सारी एस्पेक्ट्स होनी चाहिए और ये हर किसी बिजनेस में मिलता है। क्या ये सेल प्रोसेसर कैसे होना चाहिए, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, पब्लिसिटी, रेड्रेसल, ये होना जरूरी है। The authority has therefore notified the following regulations। अब ये रेगुलेशंस कौन कौन से देखो, पॉलिसी प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002 है। फिर इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट्स का इस तरह की कोई स्कीम आप लोगों को नहीं बताएंगे जो यू नो व्हाट एग्जैगरेटेड समझते हैं ना, बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है, बट इनफैक्ट वो वैसा है नहीं, तो ऐसा नहीं बताना है। मास्टर सर्कुलर और इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट्स। अब ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से भी डेवलप हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ भी डेवलप हो सकता है कि इंश्योरेंस ना IRDA ने जो कि बताया किसके लिए, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछ सकता है कि इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से रेगुलेशंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हमने कौन सा देखा, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, दूसरा इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट एंड डिस्क्लोजर, तीसरा क्या है मास्टर सर्कुलर और इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट्स। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करो याद रखने के लिए, जब हम बोल रहे हैं कौन सा इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट्स तो उसके साथ क्या गया उसका मास्टर सर्कुलर्स। देन गाइडेंस ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, अब यहाँ पर डिस्क्लोजर देखा था, यहाँ पे पब्लिक डिस्क्लोजर, इसको इसके साथ वापस कनेक्ट करो। तो कैसे? अरे समझाने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देन गाइडेंस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज
वेरी सर्कुलेशन ऑन हैंडलिंग एंड disclose of unclaimed amounts pertaining to policyholder या grievance redressal by the insurance companies electronic mode of payments। ये कुछ regulations यहाँ पर बताएं किसके लिए, protection of policy holders। ठीक है सर। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनीज रिक्वायर टू रिपोर्ट नंबर ऑफ एंड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स टू IRDA एट इंटरवल बेसिस। जैसे कि लिस्टेड कंपनी इंटरवल बेसिस पे, क्वार्टर बेसिस पे, आपको याद होगा, इंटीमेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को कि भाई हमने कितनी है ना कंप्लेंट्स को एड्रेस किया हुआ है, या बात से जानते होंगे, और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करती है। सेम इंश्योरेंस कंपनीज को भी जब भी यहाँ पर कोई भी पॉलिसी होल्डर्स के याद रखिएगा कंप्लेंट्स आएंगी तो उनको रेड्रेस कितना किया गया है, तो कितनी रिसीव की है, कितनी रेड्रेस की है, इसके लिए मंथली बेसिस पे याद रखिएगा। इंटरवल कैसे बोल रहा है, मतलब एट मंथली इंटरवल्स, एट मंथली इंटरवल्स तो IRD को इंटीमेट करना है। इसके अलावा बाकी बातें क्या कर रहा है, टू असेस द गवर्नेंस एंड मार्केट, ताकि IRD क्या कर पाएगा, गवर्नेंस एंड मार्केट कंडक्ट इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द ईच इंश्योरेंस कंपनी। इसी से हम पता लगा पाएंगे ना कि कितने क्लेम्स एक्चुअली मार्केट में आए, मतलब कंपनीज के पास में आए, एंड कितने इश्यूज अराइज हुए, कंप्लेंट्स को किस तरह से रेड्रेस किया गया है बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा हम ध्यान से देखें, कमिटी शैल बी हेडेड बाय द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हेडेड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंक्लूड्स एक्सपर्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर्स। दो इंपॉर्टेंट बात कर गया, कौन होगा, हेडेड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड एक्सपर्ट्स भी इसमें साथ में होंगे। रिकमेंडेड अ पॉलिसी ऑन कस्टमर एजुकेशन फॉर अप्रूवल ऑन द बोर्ड। ये किसको रिकमेंड करेगा, बोर्ड को। किसके लिए, कस्टमर एजुकेशन। एजुकेशन किस बात करेंगे सर, इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उनकी राइट्स क्या, उन्हें एड्रेस कैसे किया जा सकता है, ये सारी एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे। ऑलराइट, नाउ फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी इंक्लूड्स। अब ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, ध्यान सुनना, छोटा सा है, सिंपल सा है। कहता है अडॉप्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू ट्रीट एंड कस्टमर फेयरली। तो हम यहाँ से याद रखेंगे, टू ट्रीट कस्टमर फेयरली एंड अ टाइम फ्रेम फॉर पॉलिसी एंड क्लेम सर्विसेज पैरामीटर्स। सर कैसे, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक पर्सन ने मान लीजिएगा फायर इंश्योरेंस लिया, आग लग गया, अब वो बेचारा बाद में भगा जाता है किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, कि मेरा क्लेम पास करो। वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, बोला हाँ कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे, ये होगा वो होगा। इससे फायदा क्या होगा, एंड जेन्युइन क्लेम है फिर भी वो क्या नहीं कर रहे हैं, उस क्लेम को पास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कमेटी ऑब्जर्व करे कि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। कस्टमर्स कौन है इसके, पॉलिसी होल्डर्स। ऑलराइट, टू ट्रीट टू कस्टमर्स फेयरली इंक्लूडिंग टाइम फ्रेम्स फॉर पॉलिसी एंड क्लेम्स। कहता है जी आप एक एस्टैब्लिश कीजिएगा मैकेनिज्म टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स एंड अकॉर्डिंग द मिस सेलिंग्स बाय इंटरमीडिएटरीज। तो आप एक तो एड्रेस करेंगे क्या, टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस पॉलिसी होल्डर। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा, टू एड्रेस किसका कंप्लेंट्स है बेटा, कंज्यूमर, आपका कस्टमर्स का कंप्लेंट्स है, उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा एंड उसे एड्रेस कैसे करना है। ठीक है, ग्रीवेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। साथ साथ कह रहा है मिस सेलिंग्स को भी याद रखिएगा, इंटरमीडिएटरीज अगर मिस सेलिंग्स कर रही हैं, क्योंकि बहुत धोखा दिया जाता है ना इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के कवर को लेके, बहुत सारी बातें बोल दी बट वैसा है नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर। बोलो, टू एड्रेस कंप्लेंट्स एंड बोलो ग्रीवेंस ऑफ पॉलिसी होल्डर। रिव्यू अवार्ड गिवन बाय द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एंड कंज्यूमर फोरम। अब ये भी देखना पड़ेगा कि ओम्बड्समैन जो है वो कितना वहां से रिवॉर्ड दे रहा है। कंप्लेंट किया, मामला पहुंच गया ओम्बड्समैन के पास में, वहां जजमेंट हुआ, बोला कि साहब ऐसा है, फॉर पेनल्टी तो ₹1,00,000 अब इनको पेमेंट करोगे, कॉम्पोजिट करूंगा ₹2,00,000 का। अब ये भी तो ध्यान देखना पड़ेगा ना कि कितना नुकसान भी हो रहा है यहाँ से। ठीक है, एंड एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स। और साथ के साथ इस रूट कॉज को भी पकड़ना होगा कि कहीं पर्टिकुलरली एम्प्लॉय स्टाफ तो गड़बड़ नहीं करता है। ठीक है, तो रूट कॉज को दूर भी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल अवार्ड्स गिवन बाय द ओम्बड्समैन एंड कंज्यूमर फोरम रिमेनिंग अनइम्प्लीमेंटेड फॉर मोर देन 3 months। अब अगर ऐसा हुआ कि अवार्ड तो अनाउंस कर दिया गया, मतलब ओम्बड्समैन ने अनाउंस कर दिया क्या अवार्ड कि भैया इस पर्टिकुलर पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी इतना पेमेंट करेगी, या कंज्यूमर फोरम में गया मैटर और अब वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं, मतलब पेमेंट्स नहीं हुई, और उनको कितना टाइम हो गया, मोर देन 3 months। तो उनको जल्दी जल्दी चेक करना बोला, क्यों, क्योंकि फिर गड़बड़ है, आपने फिर एड्रेस नहीं किया है।
3 पॉइंट्स क्लियर हुआ। पहला पॉइंट में हमने क्या देखा, ट्रीट द कंज्यूमर फेयरली इंक्लूडिंग टाइम फ्रेम ऑफ पॉलिसी एंड क्लेम सर्विसिंग। सेकंड हमने क्या देखा, एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। थर्ड हमने देखा क्या करना, रिव्यू करना, अवार्ड गिवन बाय द ओम्बड्समैन या कंज्यूमर फोरम एंड राइट। एंड थर्ड हमने नेक्स्ट फोर्थ वन देखा हमने, ऑल रिवॉर्ड्स गिवन बाय द ओम्बड्समैन एंड कंज्यूमर फोरम व्हिच आर अनइंप्लीमेंटेड मोर देन 3 months। टेक स्टेप्स टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स। उन्हें कैसे कम किया जाए पीरियोडिकली, मतलब हर बार आ रही है कंप्लेंट्स मोर देन 100, अभी कम तो कभी तो कम हो, तो उसे कैसे कम किया जाएगा, जब रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा। ठीक है। एंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया गया, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, यहाँ पर जो अलग अलग रेगुलेशंस बताए गए हैं इनके ऊपर भी इनका कंप्लायंस करना जरूरी है, चाहे वो पॉलिसी प्रोटेक्शन, ये ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट को लेकर रेगुलेशंस हो, या इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर हो, या पब्लिक डिस्क्लोजर्स को रेगुलेशंस हो, उनको भी फॉलो करना है। ऑलराइट, नाउ कहता है इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, एडिक्वेसी इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशंस टू पॉलिसी होल्डर्स। These disclosures shall compile with the requirements laid down by the authority both at the point of sale and at the periodic intervals। जनरली क्या होता है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल आउट कर दिया गया, ठीक है, लेकिन आप उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन दीजिएगा, ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स होंगे जब ही आपको ये पॉलिसी प्रोटेक्ट करेगा। मान लीजिएगा वो इंसिडेंट्स उसमें मेंशन नहीं है और सेल आउट करते वक्त जानबूझ के ऐसी बातों पर जोर दिया गया जो एक्चुअली वो प्रोटेक्ट करता ही नहीं है पॉलिसी, तो ये बात नहीं होना चाहिए। मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने वहां पर एक स्टार बना दिया छोटा सा और बाकी बेचारा बंदा कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंसेस एट पीरियोडिक इंटरवल्स, ये भी देखना पड़ेगा भैया कितने आपके पीरियोडिक यू नो व्हाट आप एड्रेस कर रहे हैं ग्रीवेंसेस को। एंड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर प्रोवाइडेड, आप देनी पड़ेगी। क्या होता है पॉलिसी, आप कभी भी देखिएगा आपके घर में अगर पॉलिसी होगा, आप देखिए उसमें ओम्बड्समैन का डिटेल होता है कि आप ओम्बड्समैन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, नेम मेंशन किया जाता है। एंड रिव्यू ऑफ क्लेम्स रिपोर्ट एंड स्टेटस ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स विद एजिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, अगर बकाया है तो उसके भी डिटेल्स रहेगा। प्लस रिव्यू रेपुटेड क्लेम्स, अब कोई क्लेम्स आए जिन्हें याद रखेगा रिजेक्ट कर दिया गया, रेपुटेड समझते हैं, रेपुटेड मतलब रिजेक्ट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, और रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट का रीजन भी दीजिएगा, रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट का रीजन दीजिएगा। ठीक है। स्टेटस ऑफ सेटलमेंट एंड अदर कस्टमर बेनिफिट्स लाइक सरेंडर हुआ है, लोन है, पार्शियल विड्रॉवल रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, अगर ये भी है तो ये भी सब आपको बताना पड़ेगा। क्या करा है, स्टेटस ऑफ सेटलमेंट ऑफ अदर कस्टमर बेनिफिट्स पे आउट्स, सरेंडर ऑफ पॉलिसी है, लोन लिया गया पॉलिसी के ऊपर, या पार्शियल विड्रॉवल हुआ है। रिव्यू एंड क्लेम अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी मैच्योर्ड हो गया बट अभी तक क्लेम नहीं किया गया तब भी। एंड बोर्ड रिव्यू करेगा इसको, क्या, रिपोर्ट ऑन द पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन इश्यूज। देखिए ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं छोटा सा क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। मैं आपको फिर बोल दूं, आप कीवर्ड्स पे ध्यान देके चलें, आप इसको समझ के चलें। इसका कोई भी ऐसा नहीं कि इसका एग्जैक्ट यही लैंग्वेज होना चाहिए, मीनिंगफुल आपको वर्ड देने हैं तो क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अभी चलिए आगे देखते हैं नॉमिनेशन रिमेंशन कमेटी, जो कि मैंडेटरी है। इसमें आदि स्ट्रक्चर बहुत इजी सा सिंपल से कहता है कौन सा सेक्शन 178 के अकॉर्डिंग बनानी है, कंपनी देख के पॉलिटर कर देंगे। कहता है ये कैसी होगी, अगर पहले किसी की 2 इंडिपेंडेंट कमेटी बना रखी थी, नॉमिनेशन की अलग थी, ठीक है, एंड रिमेंडरेशन की अलग थी, तो बोलता है जी नहीं, आप ना इस अथॉरिटी मतलब इस सर्कुलर के इश्यू होने के बाद, सर कौन सा सर्कुलर अभी बताता हूँ, देखो इन दोनों कमिटीज को एक कर दो। देखो कहता है हैव कॉन्स्टिट्यूट 2 इंडिपेंडेंट कमिटी फॉर नॉमिनेशन एंड रिमेंडरेशन सेपरेटली, may merge these 2 committees after taking the board approval under the intimation to the authority within 100 days from the date of issue of these guidelines। ये गाइडलाइंस इशू हो जाने के बाद से, अब समझो मेरी बात को, आपने नॉमिनेशन की एंड रिमेंडरेशन की अलग अलग कमिटीज बना रखी हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो चाहें तो इन्हें मर्ज करके एक बना सकती हैं। कह रहा है कितना टाइम पीरियड में, बोर्ड के अप्रूवल से ऑन 100 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दीज गाइडलाइंस। अब आगे वो क्या बोलता है, कहता है इसका मेन काम क्या है, स्क्रूटिनाइज द डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडिंग एप्लीकेंट्स बिफोर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन डायरेक्टर्स। अब ये ऑलमोस्ट वही काम करने वाला है जो हम अलग अलग नॉर्मली पढ़ता है एनआरसी के बारे में। तो क्या करता है, ये स्क्रूटिनाइज करेगा एप्लीकेंट को, भैया ये एक्चुअली जो एलिजिबल है या नहीं है, इनको अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करेंगे, उससे पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है ना, मेक इंडिपेंडेंट and discrete preferences well in time to verify the accuracy of information furnished by the applicant. Insurance companies are further advised obtain an annual declaration from the director KMP's information provide declaration at the time of
अपॉइंटमेंट एंड रिअपॉइंटमेंट, और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो उसको ऑफ कोर्स इस नॉर्मल प्रोसीजर है कि कोई भी डायरेक्टर कैंपी अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक अपनी डिटेल सारी प्रोवाइड करता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, सारी एस्पेक्ट होता है कि भाई वो और किसी इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं है, ठीक है, या वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं है तो उसने अप्रूवल ले लिया IRDA से, ये सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करने के बाद में लेटर ऑन अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ऑफकोर्स आप जानते हैं फिर उसको इंटरवली याद रखेगा, उसको वापस इंटीमेट करना पड़ता है। डायरेक्टर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ डीड कोवेनेंट with insurance company duly approved by the board pursuant to the in terms of appointment to ensure that there is a clear understanding of the manual role of the company, the directors and the board in corporate governance। आई कहता है रेगुलेशन सेक्शन 34 यहाँ पे क्लॉज सब क्लॉज 1 कहता है रिम्यूनरेशन CEO होल टाइम डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी अप्रूवल ऑफ IRDA। जी हाँ, जैसे कि आप कंपनी सेक्टर में पढ़ते हैं कि जो भी उनको मैनेजर रिम्यूनरेशन पे किया जाता है उसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक्चुअली रेफर किया हुआ है। सेम यहाँ पे जब हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैंपीज की रिम्यूनरेशन की, तो ये IRDA की जो लिमिट स्टैट्यूटरी लिमिट प्रिस्क्राइब की है उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट्स होंगी। एंड ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ द इंश्योरर आर आल्सो एडिशनली गवर्न्ड बाय द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैट्यूटरी। और अगर हम बात करेंगे कंप्लीट मैनेजमेंट को जो रिम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट कॉस्ट, वो भी एज पर द स्टैट्यूटरी लिमिट्स ऑफ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द IRDA होंगी। सॉरी, ये भी हमको बात समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे कह रहा है बेसिकली काम कह रहा हूँ NRC का बहुत सिंपल से जो हमने पढ़ा हुआ पहले वही बातें हैं। To determine on behalf of the board, on behalf of the shareholders, with agreed term of reference, insurance company policy on remuneration packages and any compensation payment for CEO, executive, director and the KMPs of the company। तो remuneration क्या रहेगा, किसके अकॉर्डिंग देखेगा ये कि पॉलिसी होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन, सॉरी शोल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड बोर्ड की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट, इसलिए यहाँ पे कहता है कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद अ मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कहता है 3 कैसा होगा इसका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहता है विद द मेजॉरिटी ऑफ, याद रखिएगा कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बोला चेयरमैन कौन होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपना मॉड्यूल में साइड में लिखो, एटलीस्ट 1/2 ऑफ कमिटी शैल बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब 50% डायरेक्टर यहाँ पे, मतलब अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल मोर देन, अगर मैंने कहा जैसे 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ ये देखा जाएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। चेयरमैन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ मेरी बात समझना। अच्छा, एक और लाइन हम तुम्हें रीड कराते हैं बेटा। नॉमिनेशन कमेटी शैल इंश्योर रिम्यूनरेशन पैकेज ऑफ KMP पर्सन्स और एज पर द रिम्यूनरेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, and the committee shall also ensure that the proposed appointment reappointment of KMPs and directors are in conformity with the board approved policy on retirement and superannuation। I hope ये retirement and superannuation पता होगा आप लोगों को। यहाँ ये अगर आप थोड़ा सा भी मेरे को, अगर आपको याद दिलाओ, हमने बोर्ड कमेटी का चैप्टर डिस्कस करा डिटेल में NRC के बारे में, वही सारी एस्पेक्ट यहाँ कवर हैं। क्या अलग हो रहा है यहाँ पे, 2-3 बातें स्पेशल थी, जैसे कि जो यहाँ पर रिम्यूनरेशन की जो मैनेजमेंट कॉस्ट हम बोल रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, IRDA ने जो लिमिट्स बताई हुई है उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी अगर ध्यान से देखें तो हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजॉरिटी से बनेगा। साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी ध्यान दिया कि चेयरमैन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। रोल ऑलमोस्ट वही प्ले कर रही है जो हमने याद रखिएगा NRC को अदर कंपनी केस में पढ़ा है। तो यहाँ पे सेक्शन 178 याद रखिएगा, उसी के थ्रू यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। मुझे बच्चों को होप याद होगा, कमेटी के ऊपर इतना बार पढ़ा है, इतनी बार टेस्ट लिया है, होप याद होगा। दैट्स व्हाई मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, आगे वाला पार्ट के लिए रेडी हो जाओ और टेस्ट के लिए रेडी रहना। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।